नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना आखरता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दिस पोएम written by Sohanal Dwivedi is completely dedicated to Punarvasu Nakshatra. नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज इस चैनल में हम बात करेंगे पुनर्वासु नक्षत्र की। ये एक बात करेंगे कि पुनर्वासु नक्षत्र में जब जुपिटर आते हैं तो वो हम लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं, किस नक्षत्र में और किस राशि में पुनर्वासु नक्षत्र जो है वो जुपिटर जब उसमें आएंगे तो क्या क्या लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे और कौन कौन सी रेमेडीज हम सबको करनी चाहिए। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी लेनी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड हो, वास्तु हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। पुनर्वासु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो अंधेरे के बाद एक नई सुबह लेकर आता है। पुनर्वासु नक्षत्र जिसका मतलब है प्रकाश का आगमन, एक नई सुबह का आगमन, रिटर्निंग ऑफ लाइट्स। चाहे जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हो, पुनर्वासु नक्षत्र की एनर्जी जो है वो हमेशा एक नई सुबह लेकर आती है, एक नया मोटिवेशन लेकर आती है, एक नई चीज लेकर आती है व्यक्ति के जीवन में। पुनर्वासु नक्षत्र जो कि 4 चरण में डिवाइडेड है, इसमें इसके जो 3 चरण होते हैं वो जेमिनी राशि में आते हैं और एक चरण जो है वो कर्क राशि में आता है। पुनर्वासु नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति, जो विजडम, इंटेलिजेंस, एक्सपैंड और पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। इस नक्षत्र की देवी माँ अदिति हैं, जो सारे देवताओं की माँ हैं, जो दर्शाती हैं दया को और नर्चरिंग को। इस नक्षत्र का सिंबल है क्विवर ऑफ एरोज, जो दर्शाता है कि अगर एक बार आपका निशाना चूक जाए तो दोबारा व्यक्ति को हिम्मत करनी चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। पुनर्वासु नक्षत्र एक सात्विक नक्षत्र है जो दर्शाता है हीलिंग को, ऑप्टिमिज्म को, इंटेलिजेंस को, एक्सपैंड को और मोटिवेशन को। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि श्री राम जी का भी जन्मदिन जो है वो पुनर्वासु नक्षत्र में ही हुआ था। पुनर्वासु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें एक चरण जो है वो कर्क राशि में आता है और ऐसा माना गया है कि श्री राम जी का जो जन्म है वो कर्क राशि का पुनर्वासु नक्षत्र में ही हुआ था। और इसी तरीके से पुनर्वासु नक्षत्र के जितने भी लोग हैं उनके जीवन में श्री राम जी की भी एनर्जी है। जैसे श्री राम जी की लाइफ में अप्स डाउन्स काफ़ी सारे हुए, उन्होंने धर्म की स्थापना करी, वो एक राजकुमार से उन्होंने वनवास धारण किया, उसके बाद दोबारा वो राजा बने। इसी वजह से इसी तरीके से पुनर्वासु नक्षत्र के भी लोग होते हैं, उन जातकों की लाइफ में भी इसी तरीके के अप्स डाउन्स आते हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं और मोटिवेशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही में उनकी लाइफ में ऐसी बहुत बार होता है चीज़ें कि उनको चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। बहुत बार उनको अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन इनका जो पॉजिटिव बिहेवियर है, इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बिल्कुल श्री राम जी की तरह, जो कि 14 साल के वनवास में भी बिल्कुल भी हारे नहीं और उन्होंने उसके पीछे भी बहुत पॉजिटिविटी ढूंढ ली। उसी तरीके से पुनर्वासु नक्षत्र के लोग जो हैं वो भी आगे बढ़ते रहते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि जो ऊंचाइयों को छूते हैं। इस नक्षत्र के लोग जो हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, इनके अंदर बहुत धैर्य होता है। जितनी भी परिस्थिति बुरी हो, जितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में आए, उसके बाद भी ये घबराते नहीं हैं और तुरंत फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं और अपने साथ बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। पुनर्वासु नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष नवमास में आता है, जो कि मंगल से रूल होता है। इसी वजह से इस चरण में जो पैदा होते हैं लोग वो करेजियस होते हैं, डायनामिक होते हैं, एग्रेशन भी होता है उनके अंदर, लेकिन साथ ही में पॉजिटिव भी होते हैं और एक अलग तरीके की लीडरशिप क्वालिटी होती है इनको। ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं और बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं। पुनर्वासु नक्षत्र का जो दूसरा चरण है वो वृषभ नवमांश में आता है, जो लॉर्ड वीनस से मतलब शुक्र देव से रूल होता है और इसी वजह से इस चरण में जो पैदा होते हैं ऐसे जातक जो हैं वो ब्यूटी को
बहुत ज़्यादा सराहते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत सुंदरता से चीज़ों को जो है वो आगे लेके जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है वो इनकी लाइफ में होती है और ये बहुत अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले और म्यूज़िक को धारण करने वाले लोग भी होते हैं। पुनर्वासु नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो मिथुन नवमांश में आता है, जो कि मरकरी से रूल होता है। तो लॉर्ड मरकरी जो है वो इनके स्वामी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे एडिटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स, एडिटर्स आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी पोएट लिखने वाले भी लोग होते हैं। बहुत संवेदनशील से, बहुत खूबसूरती से जो है ये अपनी पोएम को, अपनी मूवीज़ को, अपनी एडिटिंग को ये जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और बहुत नाम कमाते हैं। पुनर्वासु नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो कर्क राशि में आता है और कर्क राशि के साथ वो आता है चंद्रमा के नवमांश में, जिसमें बोला जाता है कि श्री राम जी का जन्म भी उसी नवमांश में हुआ था, उसी नक्षत्र में हुआ था। तो जब किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो चंद्रमा के नवमांश में पुनर्वासु नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग में आगे होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत शीतल होते हैं। इनके अंदर इन सारे लोगों में, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो स्त्रियां हो, इनके अंदर एक नर्चरिंग जो है वो एटीट्यूड होता है और दूसरों को संभालने में और एक माँ की भांति जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने में बहुत आगे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और ये लोग बहुत अच्छा जो है खाना भी बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे कुक जो हैं वो आप इन लोगों को देख सकते हैं। इनफैक्ट हीलिंग करने वाले भी ये लोग बहुत होते हैं। इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो इन लोगों के पास बैठने मात्र से ही उनको जो है वो अंदर से बहुत शांति मिलती है। अब क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र के जो मेन प्लैनेट हैं वो तो देव गुरु बृहस्पति हैं, जो देवों के गुरु हैं, तो जो भी लोग, जितने भी लोग जिस भी चरण में पैदा हुए हों तो वो हर उस चीज़ की स्पेशलिटी में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने वाले होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल राइटर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है पुनर्वासु नक्षत्र में। ये जो है ना खुद दर्द सह लेते हैं, खुद तकलीफ में रह लेते हैं, लेकिन दूसरों के दर्द को, दूसरों की तकलीफ को देख के ना उनको जो है उभारने में बहुत आगे होते हैं, बहुत बड़े हीलर्स होते हैं। ये नक्षत्र अदिति माँ से जुड़ा हुआ है, ये नर्चरिंग का नक्षत्र है। कुछ एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आए, मन में बहुत उथल पुथल आ रही हो, क्योंकि इससे पहले आर्द्रा नक्षत्र होता है। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु से रूल होता है और उस नक्षत्र में तूफान आता है, मन में इतने सारे भ्रम आते हैं, बहुत सारे अप्स डाउन्स व्यक्ति की लाइफ में आते हैं और उसके बाद ये नर्चरिंग वाला एक नक्षत्र आता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है कि बड़े से बड़े भूकंप के बाद, बड़े से बड़ी सुनामी के बाद, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद जब यूनिवर्स जो है ना वो कुछ इस तरीके से आपको आलिंगन कर रहा हो, आपको पकड़ रहा हो, आपको अपने गले से लगा रहा हो, बिल्कुल एक माँ के स्पर्श की तरह और एकदम शांति से, काम मोटिवेशनल वे से आपको शांत कर रहा हो कि कोई बात नहीं, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फिर से चीज़ें पूरी होंगी, फिर से आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें जो है वो फिर से स्टार्ट हो सकती है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और वो एक तरीके का शांति वाला, एक तरीके का एक इस तरीके का आलिंगन होता है ना यूनिवर्स का, जो कि व्यक्ति को मोटिवेट करता है और व्यक्ति फिर से खड़ा होता है। दोबारा गिर के पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद भी जब दोबारा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो वो उस तरीके की एनर्जी जो है वो इस नक्षत्र में होती है। देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक आर्द्रा नक्षत्र में थे वो पुनर्वासु नक्षत्र में आ रहे हैं, जिनके वो खुद स्वामी हैं और वो अभी तक आर्द्रा नक्षत्र मतलब राहु के नक्षत्र में थे और 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो इस नक्षत्र में आने के बाद ये क्या देंगे? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बहुत स्किलफुल पर्सन है और उस स्किलफुल पर्सन को एक रेंटेड हाउस मिला है और उस रेंटेड हाउस में जो मशीन्स उनको यूज़ करने हैं अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए, मींस मान लीजिए वो बहुत बड़ा एडिटर है या कोई बहुत बड़ा म्यूज़िक में है या किसी भी चीज़ में, किसी भी स्पेशलिटी में है, तो उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो किसी और की होती हैं, वो उसकी खुद की नहीं होती हैं। हर व्यक्ति का अपने लैपटॉप, अपने गिटार, अपनी चीज़ों में हाथ सेट होता है और उसके बाद वो जगह भी जो मिली वो भी किराए की, मतलब किसी और की है। अब एक स्किलफुल पर्सन जब किसी और की जगह में होता है और किसी और के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है तो डेफिनेट बात है कि वो जितना अंदर उसके
मतलब जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो कुछ भी वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, वो 100% नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, जो मरकरी की राशि है, वो उनकी खुद की राशि नहीं है। और इससे पहले वो आर्द्रा नक्षत्र में थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, उनका नक्षत्र नहीं है। और राहु का नक्षत्र, उनके नक्षत्र, मतलब उन दोनों की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति अपने खुद के नक्षत्र में आ गए हैं, मतलब कि एक स्किलफुल पर्सन जिसके पास खुद के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली वो जो भी काम करेंगे, जितनी भी चीजें करेंगे, वो और ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, वो अपना पूर्ण तरीके से फल देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अभी शनि देव जो है वो वक्री हो रहे हैं। और वक्री होके वो कहाँ पे, अपने खुद के नक्षत्र में। जैसे शनि देव अपने नक्षत्र में अपनी पूर्ण एनर्जी देते हैं, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति भी पुनर्वासु मतलब अपने नक्षत्र में अपनी पूर्ण एनर्जी देंगे और अपने पूरे तरीके से फल देंगे। तो इनके देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वासु नक्षत्र में आने से बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों की लाइफ में होने वाला है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जब पुनर्वासु नक्षत्र में आते हैं तो ट्रिपल आर वाली एनर्जी जो है उसको लेकर आते हैं। अब ट्रिपल आर वाली एनर्जी होती है रिटर्निंग, मतलब वापस आ रहे हैं, और रिन्यूअल मतलब कोई भी चीज़ को दोबारा रिन्यू करेंगे, और उसके साथ साथ रीस्टोरिंग मतलब कि जितनी भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उसको दोबारा रीस्टोर करेंगे। आपको पता है ये इतना अच्छा समय है ना किसी भी व्यक्ति का नई चीज़ को स्टार्ट करने का। ये एक्चुअली स्टार्टअप का टाइम है, ये कोई भी चीज़ को रिपीट करने का टाइम है। अगर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, आप दोबारा ये टाइम है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कोई शादी करी और उसके बाद आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, आपका डिवोर्स हो गया, तो ये सेकेंड मैरिज का टाइम है। सेकेंड टाइम कोई भी चीज़ में जो दोबारा दूसरा चांस होता है ना, ये एग्जैक्टली उस चीज़ का चांस है, उस चीज़ का टाइम है। ये पुनर्वासु नक्षत्र में कुछ इस तरीके की एनर्जी होती है कि जब व्यक्ति एक बार हार जाता है और दोबारा वो चीज़ करता है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे प्रॉपरली देवगुरु बृहस्पति का एक आशीर्वाद मिलता है, श्री राम जी की एनर्जी मिलती है और वो सक्सेस होता है लाइफ में। तो सभी की लाइफ में धर्म आएगा, रिचुअल्स आएंगे। आप देखिएगा अब लोग जो है वो धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों के घर में हवन होने शुरू हो जाएंगे, लोग जो है वो मंत्रों का उच्चारण ज़्यादा करेंगे, मतलब चीज़ें जो है ना वो और ज़्यादा सेटल और ज़्यादा बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में आ गए हैं। इमोशनल हीलिंग बढ़ेगी, फैमिली में ना एक अलग सा जुड़ाव आएगा। फैमिली के लोग जो है उनके अंदर इमोशनल बॉन्ड्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अगर मान लीजिए बहुत लंबे टाइम से कोई डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो वो डिस्प्यूट्स जो है ना वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। यही एनर्जी है पुनर्वासु नक्षत्र की। फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, उन मांगलिक कार्यों से लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे। घर के लोग जो इतने टाइम से एक दूसरे से द्वेष कर रहे थे या मन में काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर चल रहा था, वो सब चीज़ें खत्म होंगी और सब लोग जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की यही एनर्जी है। वो अपने साथ है ना बहुत सारे लोगों को, अपनी फैमिली के सब लोगों को इकट्ठा करने में लगते हैं। लोगों के अंदर एक उम्मीद बढ़ेगी, नई उम्मीदें बढ़ेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, घर में चाइल्ड बर्थ होगा, बच्चों का आगमन होगा। जो लेडीज है प्रेगनेंसी का सोच रही है, प्लानिंग का सोच रही है, वो प्लानिंग का करेंगी। जो शादी का सोच रहे हैं, जो बैचलर्स हैं, उनकी शादियों के योग बनेंगे। जो लोग री मैरिज का सोच रहे हैं, सबसे अच्छा टाइम उन लोगों के लिए। जो लोग अभी तक में बैचलर्स थे उनकी शादी का भी योग है, और जिन लोगों को सेकेंड मैरिज का सेकेंड ऑप्शन लेना है, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम उनको ये चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का प्रॉपरली उनको आशीर्वाद मिलेगा और उनके लिए चीज़ काफ़ी बेनिफिट होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पुनर्वासु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं कि अगर आपके नेटल चार्ट में देवगुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन में भी नहीं बैठे हैं और इनफैक्ट अच्छे नक्षत्र में नहीं बैठे, तो भी आपको ये जो टाइम है पूरा, आप समझ लीजिए कि 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक, ये जो बीच का टाइम है, ये पूरा टाइम जो है प्रॉपर हीलिंग का टाइम है। आपके अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी तरीके से नहीं भी बैठे हैं तो भी आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी, और बहुत ही अच्छा ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ही ज़्यादा फर्क जो है वो दो लोगों को पड़ेगा। सबसे पहला तो उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो एक्चुअली हीलिंग प्रोफेशन में है, मींस डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, ये जो लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली हीलिंग करते हैं लोगों की, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा और ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली, वो उन लोगों की लाइफ में पड़ेगा जो लोग जुपिटर के खुद के नक्षत्र में हैं, मतलब कि जिनके नाटल चार्ट में चंद्रमा जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है। और जुपिटर के नक्षत्र होते हैं पुनर्वासु नक्षत्र खुद,
जिसमें देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि कुंभ राशि में पड़ता है और विशाखा नक्षत्र जो कि तुला राशि में पड़ता है। तो इन तीनों की लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, इनफैक्ट पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति का इन 4 राशियों में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में आते हैं तो ऐसे में ना लोगों की लाइफ में पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, हवन, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। और पुनर्वासु नक्षत्र जो है वो गाय से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के लिए ये रेमेडी है, चाहे आप किसी भी नक्षत्र में हो, चाहे आप किसी भी राशि में पैदा हुए हो, आपको हर किसी को गौदान हो गया वो जरूर करना चाहिए। गाय की सेवा आप कर सकते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। गाय को चारा खिलाइए, गाय को भोजन खिलाइए, गाय के लिए रोटी निकालते हैं तो वो निकाल के रखिए। मतलब ओवरऑल आपको गाय की सेवा करनी है, क्योंकि गाय की सेवा करने से पुनर्वासु नक्षत्र में जो पॉजिटिविटी होती है वो और ज्यादा आती है। उसके साथ पुनर्वासु नक्षत्र श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, तो श्री राम जी की स्तुति करिए, राम जी की पूजा करिए, राम जी का भजन करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए। और श्री राम जी क्योंकि विष्णु जी से जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी का मंत्र कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो हर किसी को करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी राशियों में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है। तो देखिए, ये 4 राशियां हैं जिसका पुनर्वासु नक्षत्र में जुपिटर के आने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इनके घर में मांगलिक कार्य होंगे, इनको वेल्थ से रिलेटेड बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉफिट होंगे, नौकरी है तो नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो ये इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये 4 राशियां जो हैं वो सबसे पहले तो पुनर्वासु नक्षत्र जिस राशि में आया मिथुन राशि, वो है मिथुन राशि में है। उसके बाद सेकंड जो राशि है जिनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है वो है तुला राशि। थर्ड जो राशि है जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है वो है वर्गो राशि, मतलब कन्या राशि। और चौथी जो राशि है जिनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वो है कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये जो टाइम बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की कि मेष राशि के जातकों में पुनर्वासु नक्षत्र में जुपिटर का जो आगमन है वो कैसा होगा। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए जुपिटर का जो ये इवेंट है ये हो रहा है उनके तीसरे भाव में। और तीसरा भाव किस चीज का होता है? तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, हमारी ताकत का होता है, सोशल नेटवर्किंग का भी होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है। तो हर व्यक्ति को जिनकी मेष राशि है, जिनका चंद्रमा जो है वो मेष राशि में बैठे हुए, मतलब 1 नंबर की राशि में बैठे हुए, उनकी लाइफ में उनके सिबलिंग्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होंगे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इनफैक्ट उनके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी है ना, वो लोग भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और छोटी मोटी ट्रेवल्स जो हैं उससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो आपको जब भी मौका मिले छोटे ट्रेवल्स करने का, उसको ज़रूर करिए, उसको करते ही आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। रेमेडीज क्या कर लेनी चाहिए आपको? हनुमान चालीसा जरूर करिए और उसके साथ नाम स्तुति करिए। अब बात कर लेते हैं टॉरस राशि मतलब वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का जो इवेंट है ये जुपिटर का, ये पड़ा है आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारे संस्कारों का। दूसरा भाव हमारे बैंक बैलेंस का भी होता है, हमारा एक्यूमुलेटेड करा हुआ धन का, ज्वेलरी का, इन सब चीज़ों का होता है। तो आप लोगों को ऑल्दो अगर कहा जाए तो तुला राशि वाले और वृषभ राशि वाले, इनका जो स्वामी है वो होते हैं लिब्रा वीनस। और वीनस जो है क्योंकि वो दानव गुरु हैं और उनका देव गुरु के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद भी जुपिटर का पुनर्वासु नक्षत्र में आने से इनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब दूसरे भाव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेनिफिट में आएंगी, जैसे कि आपकी जो वाणी है उसमें एक अलग सा तेज आएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, आपके कुटुंब में जो आपसी संबंध है वो बहुत अच्छे होंगे, आपके बैंक बैलेंस जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसमें भी आपको बेनिफिट्स होंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम रेमेडीज की बात करें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि की कि मिथुन राशि में पुनर्वासु नक्षत्र का जुपिटर के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मिथुन राशि का तो लगन में ही जुपिटर आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जब लगन में है तो फिर कुछ सोचने की बात ही क्या है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हमेशा ये बात बोलते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, दिया जहाँ बैठता है
वहाँ से बैठ के बाकी जगह जो है वो रोशनी देता है, लेकिन वो जहाँ बैठता है वहाँ पे वो रोशनी नहीं देता है, उसके नीचे अंधेरा होता है। और देवगुरु बृहस्पति का भी ऐसा ही है। जब देवगुरु बृहस्पति जहाँ पे बैठते हैं, पर्टिकुलर उस राशि को लेके नहीं, उस राशि से जहाँ जहाँ देखते हैं उनकी दृष्टि वहाँ पे हमेशा ज़्यादा अच्छे फल देती है। जहाँ वो बैठते हैं उनके कंपेटेबली, और ऐसी सिचुएशन हर राशि में होगी। जहाँ जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उनको बैठने के अलावा जहाँ पे उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है, उन हाउसेस में हर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फल मिलने वाले हैं। अब मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो डेफिनेटली इनका ऑरा जो है वो इंक्रीज होगा, इंटेलिजेंसी इनकी इंक्रीज होगी। और जब यहाँ से ये भाग्यस्थान को देखेंगे तो इनका भाग्य भी तेज होगा, इनकी हेल्थ भी जो है उसमें भी सुधार आएगा, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आपको रेमेडी क्या करनी चाहिए? तो आपको रेमेडी के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और गौ की सेवा करिए। अब बात करते हैं आप कर्क राशि की। तो कर्क राशि का ये जो इवेंट है बृहस्पति का, ये हो रहा है 12वें घर में। देखिए 12वें घर में जुपिटर का आना हम बहुत अच्छा नहीं मानते। देवगुरु बृहस्पति जब 12वें घर में आते हैं तो हेल्थ में इश्यूज होते हैं, हमको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। नो डाउट आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र में, अपने शुभ नक्षत्र में 12वें घर में आ रहे हैं, तो आपके जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, जो आपके स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब बढ़ेंगी। पूजा पाठ जो है वो आपका बढ़ेगा, मेडिटेशन जो है वो आपका बढ़ेगा। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको डोनेशन करनी चाहिए। एक्सपेंसेस डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे, लेकिन अगर बाहर जाने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं और उसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। किसी वीज़ा, किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन हो, या किसी तरीके की किसी चीज़ में आपकी अड़चने आ रही हो बाहर जाने से रिलेटेड, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं, इसलिए जो रेमेडी बेस्ट है आपके लिए वो यही है कि जितना डोनेशन आप कर सकते हैं आप डोनेशन करिए, राम स्तुति करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। अब हम बात करते हैं लियो राशि मतलब सिंह राशि की, जिनका जुपिटर का ये इवेंट 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। 11th हाउस जो है वो सोशल मीडिया का होता है। 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। 11th हाउस प्रमोशन का भी होता है। तो अब समझ लीजिए 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूरी करने वाले हैं। यहाँ पे बैठ के वो जिन जिन हाउसेस को देख रहे हैं, उन हाउसेस से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। कोई लोग फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है। तो सिंह राशि वालों के लिए जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इनफैक्ट आपकी बहुत लंबे टाइम से कोई इच्छा जो है वो रुकी हुई है, तो यहाँ पे वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। क्या रेमेडी आपको कर लेनी चाहिए? तो देखिए, राम स्तुति करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और गाय की सेवा करिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों का ये जो इवेंट है जुपिटर का, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, ये हो रहा है 10th भाव में। 10th भाव आपके कर्म स्थान में खुद स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और वो भी अपने खुद के नक्षत्र में। तो समझ लीजिए कि कर्म स्थान से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब में आपको बेनिफिट होगा। ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो, ये भी हो सकता है कि अगर लंबे टाइम से आप जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जॉब चेंज करने का भी बढ़िया ऑफर मिलेगा। आप बहुत आराम से जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन होगा। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके 4th भाव को भी देख रहे हैं, तो 4th भाव से रिलेटेड मतलब आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आपके लिए आपके माँ का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा। तो चीजें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। और कर्म स्थान में तो वैसे भी आपके अगर देखा जाए वर्ग राशि, आपकी कन्या राशि, आप लोग के तो राहु भी 6ठे भाव में बैठे हुए, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो ओवरऑल ट्रांजिट में आपके प्लैनेट्स बहुत पॉजिटिव है। बाकी यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव फल देने वाले हैं। तो रेमेडीज में आपको क्या कर लेना चाहिए? देखिए, रेमेडीज में लक्ष्मी नारायण मंदिर चाहिए, और जितनी बार पॉसिबल हो ना गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात करते हैं तुला राशि मतलब लिब्रा राशि की। तो लिब्रा राशि का देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जो आगमन है वो ट्रांजिट हो रहा है आपके 9वें भाव में। 9वां भाव जो आपके भाग्य स्थान का भाव है, 9वां भाव जो आपके गुरु का स्थान है, जो आपके पिता का स्थान है।
और तो देखा जाए, अगर बोलते हैं कि तुला राशि के जो खुद के स्वामी हैं वो है शुक्र देव, जो कि दानव के गुरु हैं, और ये हैं देवताओं के गुरु मतलब बृहस्पति। और इन दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, और ये कारक ग्रह नहीं होते हैं जुपिटर जो है लिब्रा के। उसके बाद भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने खुद के पुनर्वासु नक्षत्र में आ रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। यहाँ पे आपका भाग्य जो है बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा। ओवरऑल देखा जाए लिब्रा राशि आप लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके पिता के संग सुधार, आपके जो आपस में जो रिलेशन है उन पे सुधार आएगा। आपके गुरु जो हैं, आप अपने गुरुजनों से मिलेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकते हैं, उन लॉन्ग ट्रेवल से आपको बेनिफिट होगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होगा, आपके कर्म स्थान से लेके आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे ये लॉन्ग ट्रेवल से। इनफैक्ट आपकी जो मीटिंग है, जो चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई हैं, वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट होने का ये बहुत अच्छा टाइम है, और सब चीज़ें पॉजिटिव होने का टाइम है। आपको क्या रेमेडी कर लेनी चाहिए, तो देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में रेगुलर जाइए, वहाँ पे मत्था टेकिए, शुक्रवार के शुक्रवार ज़रूर जाइए, और पॉसिबल हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए डेली। वृश्चिक राशि, आप लोगों की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि का ये जो जुपिटर का इवेंट है पुनर्वासु नक्षत्र में, ये हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति का, अष्टम भाव होता है आपके गड़े हुए धन का, अष्टम भाव आपके ससुराल का भी होता है, अष्टम भाव डिस्प्यूट्स का भी होता है, अष्टम भाव जो है वो एक्सीडेंट्स का भी होता है, अष्टम भाव अकल्ट का भी होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आप में से जो लोग हीलिंग में हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनफैक्ट जो लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, इनफैक्ट जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो लोग जितने भी रिसर्च सेंटर में हैं और जितने हीलिंग में हैं, उन लोगों के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है। और उसके साथ साथ आपके अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड है, तो ये बेस्ट टाइम है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी से कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी चीज़ें जो है वो सॉल्व होंगी। इनफैक्ट कोई पुराने कोर्ट केसेस आपके कुछ चल रहे हो तो यहाँ पे उन सब चीज़ों पे भी आपको निवारण मिलेगा। अगर ससुराल पक्ष से आपको कोई दिक्कत चल रही हो तो यहाँ पे उन सब चीज़ों में भी सुधार आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का आगमन पुनर्वासु नक्षत्र में हर किसी के लिए अच्छा ही है। कौन सी रेमेडी आपको कर लेनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हर महीने ना अष्टमी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। उस अष्टमी तिथि में आपको माता काली के मंदिर जरूर जाना चाहिए, वहां जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और बाकी बिहारी मंदिर के भी एक बार दर्शन कराइए। बाकी बिहारी जो है उनकी पूजा करनी शुरू कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम आपकी देखिएगा कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि जिनके खुद के लगन के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और उनकी राशि के भी गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं, सबसे अच्छा टाइम अगर मैं बोलूँ तो धनु राशि वालों का आ रहा है। जैसे ही जुपिटर पुनर्वासु नक्षत्र में आएंगे तो धनु राशि वालों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जितनी भी चीज़ें अभी अड़चने चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर रहे थे, सोच रहे थे, और वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, ये सब होंगी। आपका जो पुनर्वासु नक्षत्र का जो इवेंट है वो आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस आपके पार्टनर का होता है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है, लीगल केसेस का होता है, ओपन एनिमीज का होता है, आपके सामने वाले पर्सन का होता है। यहाँ पे जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे, सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपके सामने वाले पर्सन को। आपके बॉसेस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपके नए पार्टनर्स बन सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो नई ज्वाइन कर सकते हैं, नए बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। कोई लीगल केसेस वगैरह चला तो इसमें भी आपके लिए जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। आपके अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आएगा। और जो बैचलर्स हैं, जो बहुत टाइम से शादी का सोच रहे हैं, ये सबसे अच्छा टाइम है उनके लिए शादी करने का। तो शादी का बहुत अच्छा योग भी बन रहा है, बिजनेस का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इस टाइम का पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। इनफैक्ट जो प्रमोशन में बहुत टाइम से अपना प्रमोशन जिनका रुका हुआ है वो सोच रहे हैं प्रमोशन के लिए, यहाँ वो भी होगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और बाहर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, यहाँ पे उनके ये भी बेनिफिट्स होंगे। आपको क्या रेमेडी कर लेनी चाहिए, सबसे पहले क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके खुद के ही राशि के स्वामी हैं, आपको जुपिटर का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण जरूर करना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना चाहिए बिना नागा। और साथ ही में
हर किसी के लिए, ये खाली मैं आपकी राशि के लिए नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट सभी राशि वालों को ओम आदित्याय नमः का जाप करें या फिर गायत्री मंत्र करते हुए सूर्य को जल दें। तो आपको गायत्री मंत्र करते हुए सूर्य को जल भी जरूर देना है। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, आप लोगों की लाइफ में ये जुपिटर का जो इवेंट है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जुपिटर का ये जो इवेंट है वो हो रहा है आपके छठे भाव में, 6th हाउस में, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर है। 6th हाउस जो कि डिस्प्यूट्स का घर है, इसमें देवगुरु बृहस्पति हैं। देखिए, यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में है और अपने बहुत अच्छे नक्षत्र में है। तो सबसे पहली चीज, जब यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो आपकी वाणी में, आपके वचनों में उसमें सुधार आएगा। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपकी वाणी में सुधार आएगा, लोग आपसे प्रभाव होंगे और आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का बराबर ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगा, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई दिक्कत है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जो कि सरफेस में आएगी, आपको उस पर काम करना है और उसको जो है वो पॉजिटिविटी लेके उसको हील करना है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है हीलिंग का। इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम से अगर आप कोई लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको उस लोन के भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगी, मकर राशि वालों, ये जो टाइम है ना, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में जितनी भी फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम हो, सोना खरीद लीजिए, लेकिन सोने को कभी गोल्ड लोन मत लीजिए, मतलब सोने को कभी गिरवी मत रखिएगा। ये इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जितनी भी जुपिटर रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सबको आपको किसी को देना नहीं है और उनको आपको काइंड ऑफ लोन में या किसी भी तरीके का गिरवी करके वो नहीं रखना है और इनफैक्ट बेचना भी नहीं है। ये जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ से हट के 7th हाउस में आ जाएंगे, उसके बाद आप ये चीज़ें करिएगा, तो गुरु का जो है ना वो अच्छा प्रभाव जो है वो आपको मिलेगा। और बेस्ट रेमेडी जो आपको कर लेनी चाहिए, तो सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको किसी भी तरीके का गोल्ड लोन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से अपने सोने को नहीं बेचना है और आपको जो भी तरीके की आपको हेल्थ इश्यूज लगे उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। रोज डेली बिना नागा सूर्य जल दीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए और हनुमान चालीसा करिए राम स्तुति के साथ। अब आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कि जुपिटर का ट्रांजिट क्या फल लेकर आता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो आ रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पंचम भाव आपका, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव आपका संतान का भाव होता है, पंचम भाव आपके प्रेम का भाव होता है, पंचम भाव आपकी खुशियों का भाव होता है, आपके स्किल्स का भाव होता है, आपकी एजुकेशन का भाव होता है, पंचम भाव आपके प्रारब्ध का भाव होता है। तो यहाँ पे जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में आके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके पुण्य जो है वो जागेंगे। जिस तरीके से शनि की 7.5 आती है और कहा जाता है कि जो आपने जितने भी कर्म करे हैं उन सब कर्मों का पूरा हिसाब मिलता है, उसी तरीके से जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आते हैं, वो भी अपने पुनर्वासु नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपके करे हुए सारे पुण्य का आपको हिसाब मिलता है। मतलब कि ये समझ लीजिए, अभी तक आपने जितने भी अच्छे काम करे हैं ना, आप ये सोचते होंगे ना कि मुझे दुख ही क्यों मिल रहा है, कि जो हमने गलतियां करी हैं उसकी हमें दुख मिल रहा है, हमारे कष्ट कट रहे हैं। यहाँ पे आपको सब चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ों का आप डिजर्व करते हैं। जिन जिन चीज़ों में आपने अच्छे काम करे हैं ना, आपको देखिएगा ऐसा लगेगा कि एक डिवाइन जो है हेल्प है, जो एक हाथ है जो आपके सर के ऊपर रखा हुआ है। आपके मन में ना एक अलग तरीके से खुशियाँ आएगी, आपका मन जो है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मन का भी भाव है, पिछले जन्म का भी भाव है। आपके संतान जो है वो आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रगति करते हुए आपको नजर आएंगे, उनके अंदर मेच्योरिटी आप देखेंगे, लेवल बहुत अच्छा होगा। आपके प्रेम प्रसंग है उनमें भी देखिएगा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पे बैठ के बहुत सारे बेनिफिट देने वाले हैं, और यहाँ पे बैठ के वो 11वें भाव को भी देख रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, फाइनेंशियल गेन्स भी होगा। तो कुंभ राशि वालों, 7.5 होने के बाद भी
देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको बहुत सारे फल देंगे, बहुत बेनिफिट आपको देंगे 18 अक्टूबर तक। तो जितने भी बेनिफिट्स है ना वो आपको तुरंत ले लेनी चाहिए। और अभी तो आपके खुद के लगन के स्वामी शनि देव जो है वो वक्री होके बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, जो कि ऑलरेडी वेल्थ का भाव है, और वहां से वो जा रहे हैं राहु की तरफ, जहां पे नजर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। तो आप ये सोच लीजिए आपका स्वास्थ्य भी बेटर होगा। जो इतने टाइम से आपकी हेल्थ इश्यूज भी कुछ चल रहा था, कुछ अप्स डाउन चल रहा था, उन सब चीजों में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट लगेगा। आपको खुद को अंदर से पॉजिटिव चीज फील होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि 13 तारीख को तो देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट किया है उन्होंने, और अब आप देखिएगा आप अपने आप ही मोटिवेट होने शुरू कर देंगे। जो काम आप कर रहे थे लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राहु देव जो लगन में बैठे हुए भ्रम की कुछ स्थिति पैदा कर रहे थे, यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी बड़े सही तरीके से, और बहुत स्मूथली आप सारी चीजें कर लेंगे। कुछ ना कुछ रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और देखिएगा आपकी लाइफ में कोई अड़चने नहीं आएंगी, और एक फ्लो में आप जो हैं वो पॉजिटिव काम करने शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करने के लिए आया है। आपको क्या रेमेडी कर लेनी चाहिए? देखिए पहले तो 7.5 तो आपकी चली रही है, तो आपको शनि मंदिर तो जाना ही है, उसके साथ हनुमान चालीसा करना ही है, और राम स्तुति करिए, और साथ में सूर्य जल दीजिए। और सूर्य जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, जितनी बार आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि जो कि 12 नंबर की राशि है, और उनके भी तो राशि के जो गुरु हैं, जो प्लैनेट हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो पुनर्वासु नक्षत्र में आ रहे हैं, मतलब अपने खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो क्या फल देंगे आपको? तो मीन राशि के चतुर्थ भाव में इवेंट हो रहा है, और आपको पता है देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च के होकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पे वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका मन अच्छा रहेगा, आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव आएंगे, आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट आप देखिएगा अपने घर में भी रेनोवेशन करा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपका योग बन रहा है। आप किसी ना किसी तरीके से अपने घर को सजाएंगे, रेनोवेट करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, घर का वास्तु भी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी माता की जो हेल्थ है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे चतुर्थ भाव में आके आपको भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देने वाले हैं, और साथ ही में यहाँ पे उनकी दृष्टि आपके दशम भाव में भी पड़ रही है। तो दशम भाव से भी रिलेटेड आपको चीजें जो हैं वो फायदा करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स में भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। 7.5 चल रही है आपकी, उसके साथ भी 7.5 चल रही है, और आपकी मानसिक पीड़ा जो है ना, आपको ये देखिएगा कि ये 13 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक का जो टाइम है ना, आपको खुद को अपने मन में ना एक तरीके की ताकत नजर आएगी, एक तरीके की पॉजिटिविटी नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें जो है ना आप पॉजिटिवली कर सकते हैं, आप फिर से ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। अभी टाइम जो है आपका खत्म नहीं हुआ है, आप इसको आगे दोबारा कर सकते हैं, और ये सब चीजें करेंगे, और आपको बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे जितने भी आपके भ्रम चल रहे हैं ना इस समय रिश्तों से लेके, उन सब चीजों में क्लैरिटी भी मिलेगी। पुनर्वासु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो चीजों के अंदर क्लैरिटी भी देते हैं। जैसे एक नई चीजों को स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से चीजों को क्लैरिटी भी देते हैं, और हमारे मन को मोटिवेट भी करते हैं, और फिर हम जो है पॉजिटिव होकर आगे बढ़ सकते हैं। रेमेडी के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, और ओम नमो नारायण का मंत्र जाप करना चाहिए। ये तो हो गई राशियों की बात कि राशियों के अकॉर्डिंग आपकी जो कुंडली है, आपके खुद की लाइफ में किस तरीके का इफेक्ट जो है वो देवगुरु बृहस्पति देंगे। अब देखिए हर व्यक्ति की कुंडली डिफरेंट होगी, ठीक है। मैंने तो आपको राशियों के हिसाब से बता दिया, आप इसको लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए 60% आप राशियों के हिसाब से देखिए, और 40% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग पाएगा कि आपकी जो लाइफ में देवगुरु बृहस्पति किस किस तरीके का बेनिफिट दे रहे हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति हर राशि में और हर लगन में पॉजिटिव ही इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की प्लैनेटरी पोजीशंस डिफरेंट होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में दशा अलग चल रही है, अंतरदशा अलग चल रही है। अगर तो आपकी जुपिटर की दशा अंतरदशा है तो आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, या आप जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हैं तो भी इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर जो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसका लिंक कहीं ना कहीं जुपिटर देवगुरु बृहस्पति से पड़ रहा है, तो भी आपको इफेक्ट जो है ना, चेंजेस जो है वो देखने को नजर आएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो राशियों से और ज्यादा प्रभावित हमारे नक्षत्र होते हैं, क्योंकि देखिए एक राशि जो होती है वो पूरी जो है वो 4 नक्षत्रों में डिवाइड होती है,
तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपके नक्षत्र के जो चंद्र राशि का नक्षत्र है, आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है तो देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में आगमन आपके लिए क्या इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जान लीजिए कि 3 नक्षत्र हैं, जिन तीनों नक्षत्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में आना बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, जिसमें कि सबसे पहला है पुनर्वासु नक्षत्र खुद, जो कि खुद देवगुरु बृहस्पति का है। दूसरा है विशाखा नक्षत्र जो देवगुरु बृहस्पति का है, और तीसरा है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो देवगुरु बृहस्पति का है। इन तीनों नक्षत्र वालों की लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन्स, रिलेशनशिप, एजुकेशन, देखा जाए तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, हर चीज जो है इनको मिलेगी। इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का आगमन। अगर आपका चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, मतलब आद्रा नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है या शतभिषा नक्षत्र में है, तो अगर इन तीनों नक्षत्र में किसी के भी नक्षत्र में है तो आपकी लाइफ में वेल्थ का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब पुनर्वासु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के आने से आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर आपका मंगल का नक्षत्र है, मतलब मृगशीरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है या धनिष्ठा नक्षत्र है, तो आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व होंगे, लेकिन उसके साथ साथ नए रिश्ते बनाने में आपको बहुत सारा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर आप लोगों का चंद्रमा का नक्षत्र है, मतलब रोहिणी नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र है या फिर श्रावण का नक्षत्र है, तो इन नक्षत्रों में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति के आने से आप अपने घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इनका आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका सूर्य का नक्षत्र है, मतलब कृतिका नक्षत्र है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, इन तीनों नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हैं, तो आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स अभी चल रहे हैं ना, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें अड़चने आ रही है, वो सारी अड़चने जो हैं वो खत्म करेंगे देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में आगमन। अगर आपका शुक्र का नक्षत्र मतलब भरणी नक्षत्र है, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, अगर आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो आप लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, री मैरिज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और आप लोगों की लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं उन सब में सुधार होगा। अगर आपका केतु का नक्षत्र है, मतलब अश्वनी नक्षत्र है, मूला नक्षत्र है या मगा नक्षत्र है, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में आने से आप लोगों की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हैं वो और ज्यादा इंक्रीज होंगी, आप और ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। अगर आपका बुध का नक्षत्र है, मतलब अश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र है, तो ऐसे में आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई नया कोर्स सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। टीचर्स, ट्रेनर्स, जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक कॉमन रेमेडीज है जो कोई भी कर सकता है और हर किसी को करनी चाहिए। जैसे गाय की सेवा करिए, गाय का दान भी कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गाय को भोजन दे सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, राम स्तुति करिए, ओम नमो नारायणा का मंत्र जाप करिए, और इसके साथ साथ सूर्य जल देते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। तो ये रेमेडीज जो हैं ये कॉमन रेमेडीज हैं जो हर कोई जो है वो कर सकता है। देवी रूप में माता काली की पूजा करिए और बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल की पूजा करिए, मेडिटेशन करिए, साधना करिए। जिस तरीके से एक बड़ी सुनामी, एक बड़े तूफान के बाद एक शांति आती है, उसी तरीके से पुनर्वासु नक्षत्र की एनर्जी जो है वो सारी प्रॉब्लम, सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद आती है, जो कि हम लोगों को दोबारा उठाने के लिए आती है, जो दोबारा रिन्यूअल करने के लिए आती है, जो हमें दोबारा जो है वो याद दिलाती है कि सवेरा जो है वो दोबारा आ सकता है। जितनी भी काली अंधेरी रात हो, लेकिन सूर्य की किरणें जो हैं वो हर रात्रि के बाद आती हैं। यही एनर्जी है पुनर्वासु नक्षत्र की। बस आपके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि आप हर चीज को नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी है पुनर्वासु नक्षत्र की। धन्यवाद।